आप लोगों का प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मैं इसे अहम या ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं, यानी कि आप उससे कम उम्र के हैं या उससे अधिक उम्र के हैं, तब भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। हमारा ये सामाजिक जो सोशल जो बेसिकली डिस्कशन का एक टॉपिक है, भारतीय समाज में एक बहुत बड़े इश्यूज़ के रूप में ये सामने उभर करके आया है ना। अभी आपने एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शायद सुना हुआ हो, है ना, और उसके बारे में न्यूज़ पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये क्या है और क्या नहीं। तो हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर एक एक टॉपिक को, आपके हर एक सवाल को मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने का। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं ऐसा कहा कि एक सोशल डिस्कशन का टॉपिक है, तो इसमें आपको समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिए, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अगर आप युवा हैं और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक है ना, आपकी समझ के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी उतना ही ज़रूरी टॉपिक है। क्योंकि अभी देखिएगा कि यहाँ पर संविधान यानी पॉलिटी का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। सोसाइटी का तो है ही, लेकिन साथ में ये पॉलिटी का भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने दिख ही रहा है। टॉपिक है हमारा सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, यानी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समलैंगिकता, है ना। समलैंगिकता की अगर मैं बात करूं, ये मुद्दा जो है बहुत पुराना है, लेकिन न्यूज़ में इसको आपने हाल के कुछ दिनों में देखा होगा। खास करके ये जो न्यूज़ में आया वो 2018 में आया, जब आपको पता होगा कि आईपीसी का एक धारा है, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, धारा 377, जब उसको है ना पार्शली कहिए कि रद्द किया गया, आंशिक रूप से रद्द किया गया, है ना, और उसमें समलैंगिक लोगों को है ना जो कुछ अधिकार दिए गए, तो वहां से ये मुद्दा बहुत है ना प्रचलित होने लगा। फिर 2022 के लास्ट में ये मुद्दा उठा। 2022 के नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई, है ना, मीटिंग हुई, और उसके बाद ये मुद्दा लगातार न्यूज़ में रहा। अप्रैल जून में इसके जो है डिसीजंस आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए, वो होल्ड कर लिया गया था, और फाइनली ये अभी जो है 2 दिन पहले ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे समझते, देखिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ये समलैंगिकता है क्या। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, जैसे LGBTQ क्या है, या आजकल उनको LGBTQIA+ कहा जाता है, तो वो क्या है हम लोग उसको समझेंगे एक एक करके। तो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट आया है, जिसमें उन्होंने समलैंगिकता को कानूनी अधिकार देने से मना कर दिया। एक्चुअल में इसका जजमेंट क्या है, इसके डिटेल को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी कि ये समलैंगिकता का जो मुद्दा है वो क्या है ना, और ये LGBTQ+ कम्युनिटी कौन है ना, और ये क्या मांग कर रही है सरकार से, और सरकार क्यों इनकी मांगों से इनकार कर रही है। इन सभी कारणों को हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं ना, अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच थी, अगर आप फोटो बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच थी, 5 जजों की ये बेंच थी जिसने निर्णय दिया था, जिसमें अगर आप देखें तो कौन कौन से लोग थे, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो जस्टिस है ना कोहली है ना, जस्टिस कृष्णा कौल है, उसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो बेसिकली DY चंद्रचूड़ है वो है, उसके बाद जस्टिस भट्ट हैं, और जस्टिस हमारा नरसिम्हा है। ठीक है, ये 5 जजों की बेंच थी जिसने ये जजमेंट दिया है। ठीक है, क्या कहा क्या नहीं ये सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर आपको अभी समझने के लिए एक ओवरव्यू दूं, तो इन्होंने ये कहा कि जो शादी है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, और इसीलिए जो याचिका LGBT कम्युनिटी के द्वारा डाली गई थी शादी विवाह को लेकर के, उनके विवाह को कानूनी दर्जा देने की जो बात कही गई थी, उसको खारिज कर दिया गया, है ना। क्यों किया गया, क्या मांगे थी, वो सब अभी आपको समझ में आएगा, आप बस क्लास में बने रहिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं पूरी कहानी को, है ना। सबसे पहले जो आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा वो यही है, जो सवाल मैंने यहां सामने रख भी दिया है। देखिए, मैंने सारे सवाल जो एक पॉसिबल क्वेश्चंस है मैंने उसको यहां सामने रखा हुआ है, आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सवाल है। सबसे पहले है ना,
जो एक सवाल बनता है कि LGBTQ क्या है ना, बात समझ में आ रही है। दूसरा एक सवाल आप बहुत, चूंकि अक्सर आप सुनते हैं है ना, हम लोग जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी है ना की बात करते हैं, तो ये क्या है, जेंडर और सेक्स में अंतर क्या है, ठीक है। आपने कभी सेक्स इक्वालिटी की बात नहीं सुनी, आपने हमेशा जेंडर इक्वालिटी की बात सुनी है, लेकिन फिर भी हम लोग एक कंफ्यूजन होता है कि ये सेक्स और जेंडर में आखिर क्या डिफरेंस है। तो हम लोग इस मुद्दे को भी आज डिस्कस करेंगे कि आखिर सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। और अभी जैसे मैंने कहा भी, ये पूरी कहानी आईपीसी धारा 377 के हटने या कि ये पार्सली रद्द होने से और बढ़कर के सामने आई है ना, एक तरह से ये शुरू ही हुई। तो ये आईपीसी धारा 377 और ये समलैंगिकता क्या है ना, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे, अगर आपने जजमेंट का थोड़ा भी आपने न्यूज में सुना होगा, तो आपने वहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, इसके मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि विशेष विवाह अधिनियम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा सुनी होगी। तो ये भी क्या है, इसको भी डिस्कस यहां पर किया जाएगा। और ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चीज है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर यह भी सवाल है कि आखिर LGBT कम्युनिटी द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट में किस तरह के बदलाव की वो मांग कर रहे थे, ठीक है, आखिर वो क्या बदलाव चाह रहे थे जिसको है ना इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये भी हमारा पॉइंट रहेगा। फिर हम ये भी देखेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के बदलाव में दिक्कतें क्या है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया, बदलाव में क्या समस्याएं हैं वो भी समझेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित और क्या कहा, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर शादी का जो शादी मौलिक अधिकार है या नहीं, वो मैंने अभी वैसे बता भी दिया, जजमेंट तो यही है कि शादी मौलिक अधिकार नहीं है। और ये भी आगे जाके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, उसमें आपको शादी दे देगा, है ना, तो शादी मौलिक अधिकार नहीं है ना। बाकी इससे रिलेटेड और भी चीजें पढ़ेंगे, और कौन से ऐसे कानून हैं, ठीक है, कौन से ऐसे मतलब शादी विवाह से संबंधित किस प्रकार के अधिकार संविधान में उल्लिखित है, किस प्रकार के कानून अवेलेबल है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आता हूं कि LGBT कम्युनिटी क्या है, ठीक है। देखिए यहां पर आपने इस तरह का फ्लैग तो मैंने पहले भी आपको दिखा दिया, आप ये एक तरह का जो है कलरफुल फ्लैग को जरूर देखा होगा आपने कई जगह, अगर आप सोशल मीडिया पर है तो ये फ्लैग तो आपको खैर बहुत कॉमन दिखा होगा, बहुत सारे लोग अपने बायो में इस तरह से लगा कर रखते हैं, बहुत लोग पता ही नहीं चलता कि ये कलरफुल फ्लैग क्या है। तो ये उस LGBT कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, या तो वो उसका समर्थन करने वाले लोग होते हैं, या फिर वो खुद उस कम्युनिटी से मानते हैं कि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए बहुत लोग, जैसा मैंने कहा, अब यहां सबसे पहले समझिए ये LGBTQ है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए LGBTQ की जब अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो LGBTQ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए L स्टैंड फॉर, L किसके लिए आता है, उसको कहते हैं लेस्बियन, ठीक है। G किसके लिए आता है, गे। B फॉर क्या होता है, बाइसेक्सुअल, है ना। T फॉर क्या होता है, ट्रांसजेंडर। Q फॉर जो होता है उसको क्वियर या फिर उसको क्वेश्चनिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये LGBTQ का जो है फुल फॉर्म है। कई जगह आप यहां LGBTQIA+ देखते होंगे, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, I इसको बोलते हैं इंटरसेक्स, ठीक है। ए मतलब अलाई के सेंस में आता है ना। अलाई बेसिकली वो लोग होते हैं जो इसका समर्थन करते हैं ना, बात समझ में आ रही है, जो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए लेकिन फिर भी इसका समर्थन करते हैं, वो अलाइज कहलाते हैं, ठीक है, अलाई। अब प्लस का मतलब है कि ये प्लस साइन जो है, और भी ऐसे लोग हैं या कम्युनिटीज होंगी जिनको जो इससे जुड़े सकते हैं आगे जा करके, तो ये उनके लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ये आपका प्लस दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अब इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये LGBTQ क्या है, ये इसकी डिमांड क्या है, ये सब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए आपको ये समझना होगा कि आखिर ये लोग कौन है, और तब आपको इसके डिमांड भी समझ में आएंगे और इनके प्रॉब्लम समझ में आएंगे। देखिए सबसे पहले अगर LGBTQ की बात करें, जैसा मैंने कहा, सबसे पहले L फॉर क्या हो गया, लेस्बियन।
लेस्बियन किसको बोलते हैं? देखिए, लेस्बियन क्या है कि जब कोई महिला किसी पुरुष से आकर्षित न हो करके वो क्या होता है, दूसरी महिलाओं से आकर्षित होते हैं। यानी कि जब क्या होता है कि कोई महिला है ना किसी पुरुष से आकर्षित न होकर महिला से आकर्षित होती है, तब हम लोग उसे लेस्बियन कहते हैं। और लेस्बियन के मामले में जो दोनों पार्टनर होता है वो महिलाएं होती हैं। देखिए, हम सब अभी तक क्या जानते हैं नॉर्मली, जो बहुत लोग तो ऑलरेडी इनके बारे में पता है, लेकिन मैं अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिनको इनके बारे में नहीं पता है, मैं उनके लिए बता दूं। देखिए, आप अभी तक क्या समझते हैं या जानते हैं कि जो शादी या विवाह जो है वो एक पुरुष और एक महिला के बीच में होता है। और जो हिंदू विवाह अधिनियम है या हिंदू विवाह की बात करें तो उसमें ऐसा ही होता है कि एक पुरुष और एक महिला होता है। वो एकदम क्लोज संबंधी नहीं हो सकते, वो भाई बहन नहीं हो सकते, बाकी दूसरे रिलेशंस हो सकते हैं या दूर के रिलेशंस में विवाह होता है जनरली। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर हम लोग तो अभी तक यही समझते हैं और हमारा जो ट्रेडिशन है वो इसी तरह का है कि एक पुरुष का विवाह एक महिला से होगा। लेकिन समाज में ऐसे कई लोग आए, सामने उभर के आए, जिन्होंने ये कहा कि अगर कोई जैसे पुरुष है या कोई महिला ही इस तरह से, उनको एक पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा, यानी उनको एक महिला के प्रति आकर्षण हो रहा है, एक पुरुष के प्रति नहीं, और वो उस महिला के साथ ही विवाह करके जीवन यापन करना चाहते हैं। तो इसको यहां से इस तरह के सवाल उठे, है ना। उसको गे भी कहा जाता था पहले। गे देखिए वैसे LGBTQ के, है ना, जो आपका पूरे कम्युनिटी को गे रिप्रेजेंट नहीं करता, बहुत लोग कर लेते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल में गे वर्ड जो है वो पूरे LGBTQ समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, हाँ, कुछ हद तक जरूर कहता है, जैसे लेस्बियन को आप गे भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो लेस्बियन हो गया। गे कौन होता है? इसी प्रकार देखिए, अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित होता है या कहिए कि उसके साथ विवाह करना चाहता है ना, जो थोड़ा आपको अप्राकृतिक सुनने में लगेगा, बट देखिए ऐसे लोग हैं समाज में, हमें यह स्वीकारना होगा, ऐसे लोग समाज और दुनिया में हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा डाटा भी साथ में बता दूं, दुनिया के 33 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको मान्यता दी है, यानी महिला के साथ महिला का विवाह, पुरुष के साथ पुरुष के विवाह को भी मान्यता दी है। एशिया में अभी तक खैर एक ही कंट्री है और वो है हमारा ताइवान, जिन्होंने ये, है ना, इसको कानूनी अधिकार दिया है और किसी कंट्री ने दिया। वैसे हमारी कंट्री ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, इसके प्रेजेंस को स्वीकार किया है, इनके अधिकारों को स्वीकार किया है। हाँ, लेकिन अभी क्या मुद्दा है, आपको और क्लैरिटी इस पे होगी। ठीक है, खैर, तो गे हमने ऐसा कहा कि जी फॉर क्या होता है, गे। इस प्रकार क्या, अगर कोई पुरुष समान लिंग यानी कि किसी पुरुष पर ही मोहित होता है या उसके प्रति आकर्षित होता है तो उसे गे कहते हैं। इसमें दोनों ही पार्टनर जो है वो पुरुष होते हैं। उसी तरह अगर आप बी की बात करें, जैसा मैंने कहा, बी फॉर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या हो गया कि अगर कोई पुरुष या महिला दोनों तरह के लिंग से आकर्षित होता हो या होती हो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पुरुष है तो वो पुरुष और महिला दोनों के प्रति, और अगर कोई महिला है तो वो महिला और पुरुष, है ना, दोनों के प्रति अगर वो आकर्षित होता है तो इसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी अगर आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो पुरुष और महिला दोनों तरफ होती है, उनको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है टी फॉर ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर आपने पहले भी सुना जरूर होगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं? देखिए, जब किसी का शरीर पुरुष का हो लेकिन वो खुद को महिला जैसा महसूस करता हो, और उसी प्रकार अगर किसी का शरीर महिला जैसा हो और वो पुरुष जैसा, है ना, फील करता हो, एक्सपीरियंस कहता हो, उनके एहसास जो है वो पुरुष की भांति हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग जो है ट्रांसजेंडर कहते हैं। ऐसे लोग जो है, बहुत से ऐसे लोग जो है अपनी मर्जी का जो लिंग चुनने के लिए, है ना, वो अपना लिंग परिवर्तन भी कराते हैं। आपने, अगर आप टीवी से, मैंने जैसा कहा, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो पहले मेल थे। ठीक है, अगर आप देखें कि मतलब उनका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर था वो मेल का था, लेकिन बाद में उन्होंने सर्जरी करा के वो फीमेल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, देखिए, उनको बॉडी मेल की मिल गई है बट उनके एहसास जो है वो फीमेल वाले हैं। ऐसे कई फीमेल है सिमिलरली जिनकी बॉडी फीमेल वाली है बट उनके अंदर जो एहसास है, जो एक्सपीरियंस है,
जो वो महसूस करते हैं वो पुरुष की भांति है, तो उन्होंने अपना जेंडर पुरुष में बदलवा लिया सर्जरी के माध्यम से। ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं और ये सबसे उम्मीद मैं करता हूं कि आप अवगत भी होंगे, अगर नहीं है तो आप जरूर उससे अवगत होइए, क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा ही होते जा रहे हैं। ठीक है, और हैं, इनको अस्वीकार करना भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंसान है और इनके अधिकार भी महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, है ना, आपके क्या विचार हैं, आप क्या समझते हैं इन लोगों के बारे में, है ना, इनके बारे में। खैर, और उसी तरह क्यू, अब क्यू थोड़ा सा अलग है। क्यू को क्वियर कहते हैं। क्वियर कैटेगरी वाले लोग अपनी गिनती एलजीबीटी में नहीं करते, ये खुद को इससे पढ़े देखते हैं, इसलिए क्वियर जो है, ठीक है, कि क्यू को क्वेश्चनिंग के रूप में भी कहा जाता है, क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी शारीरिक चाहत तय नहीं कर पाते। यानी ये ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूजन में एक तरह का है, मतलब वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो मेल है फीमेल, यानी उनके अंदर किस तरह के एहसास हैं, क्या है, अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और आप बहुत जगह इनको देखा, अगर आपने देखा होगा, अगर रॉडीज एक करके शो आता है ना, अगर जिन लोगों ने देखा होगा, उसमें अभी कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ नए जो लोग हैं, वो अपने आप को क्वियर है ना कैटेगरी में रखते हैं। तो आप इन लोगों से धीरे धीरे अवगत भी होते जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस बार के फैसले ने न्यूज चैनल में एक तरह से, है ना, बहुत इसको एक हीट न्यूज के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपके सामने न्यूज के रूप में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक था, है ना, जिसको LGBTQ कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, तो हमने ये समझ लिया। अब हम इसके अहम मुद्दे को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास इनको समझने के लिए और क्या क्या है। अब देखिए, एक चीज जो है, सबसे पहले अब देखिए, यहां पे बहुत लोगों को ने ये देखा, डेफिनेशन देखा, उनको अब ये सवाल भी हो सकता है कि सर ये कैसे हो सकता है, कोई पुरुष है तो वो उसके अंदर महिला के एहसास कैसे हो सकते हैं, या बाकी क्या है। और दूसरा एक होता है, देखिए अब आपको एक चीज समझना जरूरी है, ठीक है, और दूसरा एक सेक्स और जेंडर को लेकर के क्या डिफरेंस है ना। और हम लोग यहां पर देखिए, एक बड़ी मांग जो है यहां पर, कोई आप कभी आपने सेक्सुअल डिमांड की बात नहीं सुनी होगी, मतलब कोई सेक्स के आधार पर कोई डिमांड नहीं कर रहा, मांगे नहीं रख रहा सरकार के सामने, वो जेंडर की बात कर रहा है। ये जेंडर इक्वालिटी हम लोग कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। हम देखते हैं ना, हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात की बात करते हैं। बात समझ में आ रही, मतलब हम लोग जेंडर की बेसिकली बात करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। जब हम सेक्स की बात करते हैं, देखिए यहां क्या डिफरेंस है। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होता है, तो हम सबको पता है सेक्स आपका क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। जैसे फीमेल में हम सबको पता है XX क्रोमोसोम होता है और मेल में XY क्रोमोसोम होता है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। इससे भी हम लोग सेक्स को, क्योंकि है ना, फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है, तो वहां से भी हम करते हैं। हमारे हार्मोन्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जो मेल और फीमेल का हार्मोन्स है वो थोड़ा अलग होता है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंस है। लेकिन इसको, ये हमारा वही चीज हो गया कि सेक्स जो है वो हमारे जन्म से या फिर कहिए हमारे बर्थ से हमारे साथ होता है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर शब्द जो है या जेंडर की उत्पत्ति कहें, ये अपने आप नहीं हुई है, ये सोसाइटी ने बिल्ड किया। तो जेंडर जो है एक कल्चरली, ये देखिए ये बायोलॉजिकली डिफाइंड टर्म नहीं है, ये कल्चरली डिफाइंड टर्म है। बात समझ में आ रही है, जेंडर बनाया गया है ना, या फिर उसको बांटा गया, वो सोसाइटी के द्वारा या कल्चर के द्वारा बांटा गया, जिसमें हमने जहां पर, जैसे देखिए अगर आप जब जेंडर की बात करते हैं तो आप जैसे फीमेल की अगर बात करें तो उनके जैसे उनके कंस्ट्रक्शन है ना, उनके डिफेंस एबिलिटी की बात करते हैं, और इसी से आप महिलाओं को है ना जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। या फिर उनका जो एट्रीब्यूट होता है कि वो रिस्क टेकिंग होता है, अग्रेसिव होता है मेल, ठीक है, या फिर उनकी वो हायर वर्क फोर्स या फिर उनकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होती है ना, इन सब चीजों से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनकी ज्यादा होती है, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है सोसाइटी में। इन सब बेसिस पर आपने इसे मेल कैटेगराइज कर दिए, हम लोग कर देते हैं, ठीक है। वहीं जब हम यहां पर बात करते हैं तो फीमेल के बारे में कहते हैं कि इनको, अगर वो केयरिंग है ना, आप देखते हैं समाज में भी आपने देखा होगा
जैसे अगर कोई लड़का है, अगर वो है ना, वो लड़का है, ऑब्वियसली वो मेल है, बायोलॉजिकली वो मेल है, ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा ज्यादा पूजा पाठ करने लगे या थोड़ा हल्का सा भी ड्रेस सेंस में चेंज करे या कुछ करे या कुछ घर का काम करने लगे तो लोग उस पर कहने लगते हैं कि इसका बिहेवियर औरत की तरह हो गया। देखिए, जबकि वो मेल है और काम का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम जेंडर को कहीं ना कहीं काम के या फिर एक सर्टेन जो उनका रिस्पॉन्स होता है, उनका काम होता है, उसके बेसिस पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो केयरिंग होते हैं, उनका काम सर्व करना होता है मेनली महिलाओं का, ये वो फ्रेजाइल होती हैं, वो इमोशनल होती हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, इंफीरियर हेल्थ केयर टू मेन, है ना, या फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इनकी होती है। इस हिसाब से हमने इसको बांट दिया। ये जेंडर इनइक्वालिटी यहां से क्रिएट होती है कि आप कैसे उसको डील करते हैं। बात समझ में आ रही है? सोसाइटी उसको क्या अट्रीब्यूट करती है, ये समाज उसको किस कौन सा नजरिया देता है, तो जेंडर जो है वो वहां से आपका आता है, ठीक है। जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है और आपने कभी भी ऐसी मांगे, जैसा मैंने कहा भी कि आपने कभी ऐसी मांगे तो नहीं सुनी कि भाई कि कोई सेक्स के बेसिस पे इक्वालिटी चाह रहा है। ऐसा कोई इक्वालिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट है, वो बाय बर्थ आपका डिफरेंट है, ठीक है, वो बाय बर्थ अलग है। लेकिन यहां बात होती है जेंडर के बेसिस पे, हमने जो जेंडर का क्राइटेरिया बना दिया है, ठीक है। और यहां जो LGBTQ का बात है ना, वो भी इसी नजरिए से देखते हैं। उनका यह कहना है कि जो रोल फीमेल प्ले करती है, ठीक है, वो एक मेल भी कर सकता है, तो इसलिए दो मेल है ना, यानी कि दो पुरुष विवाह संबंध में रह सकता है। सिमिलरली महिलाएं भी यही पॉइंट रखती हैं कि जो काम पुरुष कर सकता है, ठीक है, अगेन ये सेक्सुअल चीजों को हटा करके कहा जा रहा है, ठीक है, वो तो आपका एक बायोलॉजिकल आपके अंदर है, ठीक है, वो रहता है। लेकिन यहां पर जेंडर की बात है कि जो रोल मेल प्ले कर सकता है वो फीमेल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से दो फीमेल भी साथ रह सकती हैं, ठीक है, वो विवाह संबंध में रह सकती हैं, है ना, वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, अगर बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो एटलीस्ट अडॉप्ट कर सकती हैं, ठीक है। और अडॉप्शन वैसे भी जो LGBTQ में एक बहुत पॉपुलर टर्म है, और चूंकि उनके लिए अडॉप्शन एक मेन सोर्स है ना, एक पेरेंट बनने का, ठीक है। खैर, तो हम लोग ये सब चीज जानेंगे। तो ये हमने देखा क्या कि सेक्स और जेंडर में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे को समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ये IPC धारा 377 क्या है और ये मुद्दा यहां से क्या शुरू हुआ, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा, अब देखिए ये IPC धारा 377 को जब अगर आप देखेंगे तो वो कहता क्या, पहले इसको समझिए। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद या जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद हो सकती है। देखिए IPC की जो ये धारा है, ये इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये कई तरह के डोमेस्टिक वायलेंस और खास करके जो यौन संबंध है उसको लेकर के बहुत सारे इसमें कानून है ना। जैसे कि आप देखते हैं अक्सर महिलाएं जो है ना, ये पुलिस स्टेशन में या वो सोसाइटी के सामने ये रखती हैं, या फिर इवन देखिए ये पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि यौन शोषण सिर्फ महिलाओं का नहीं हो रहा, समाज में पुरुषों का भी यौन शोषण हो रहा है। अलग बात है कि लोग अगेन इस चीज को अभी भी वैसे ही, जैसे आप LGBTQ को देख रहे हैं, सिमिलरली जब कोई कहता है, कोई पुरुष कहेगा कि मेरा यौन शोषण हुआ है, तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते, ठीक है, जबकि पुरुषों का भी यौन शोषण किया जा रहा है, ठीक है, और हो रहा है। ऐसे कई सारे केसेस आपको कोर्ट्स में है ना देखने को मिल जाएंगे, पुलिस स्टेशन में पड़े होंगे। अलग बात है उन पर लोग हंसते हैं, है ना, उनको स्वीकार करने से मना करते हैं, ठीक है। खैर, तो ये जो 377 धारा है, ठीक है, ये बेसिकली करती क्या है, तो ये है ना यौन है ना जो शोषण है उससे एक तरह की सुरक्षा प्रदान करती है। और किस तरह के यौन शोषण से, जैसा यहां पर आपने पढ़ा, यहां पर अप्राकृतिक रूप से, है ना, अगर है ना कि कोई एक पुरुष या महिला है ना, या कोई एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ ही, ठीक है, अगर अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध स्थापित करता है तो उसको इसके लिए सजा दी जाती है, ठीक है। उसमें कई सारी चीजें आप उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं सर्च करके, ठीक है। देखिए अब यहां से क्या कहानी शुरू हुई। देखिए चूंकि अभी तक जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, वो तो यही कहता है कि विवाह जो है वो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच हो सकता है। कि जब समाज में ऐसे लोग सामने आए जहां पर पुरुष और पुरुष साथ रह रहे हैं, ठीक है, लिव इन में रह रहे हैं, या महिलाएं
के साथ रह रही हैं और वो एक दूसरे के साथ बेसिकली वो साथ साथ रहने के साथ वो लोग एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी हैं, यानी कि वो लोग यौन संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। अब ये चीजें क्या है, समाज को अप्राकृतिक लग रही हैं, जो थोड़ा जायज भी है क्योंकि सोसाइटी के लिए थोड़ी नई चीजें, भारतीय संस्कृति के लिए। देखिए ऐसा नहीं कि इसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं था, पीछे था, लेकिन ये कभी समाज के सामने खुल करके आया नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जब लोगों के सामने है तो लोगों को अलग लगा, बहुत सारे पुलिस केसेस हुए और ऐसे में इस तरह के कपल्स को, यानी कि जिसको हम लोग LGBTQ कपल कहते हैं या गे कपल कहते हैं, इनके अगेंस्ट कई सारे FIR सब देखने को मिले, है ना। और पुलिस भी उनका कहीं ना कहीं शोषण करती हुई नजर आई। पुलिस उनके अधिकारों को बिल्कुल भी नहीं समझने को तैयार था और वो इसे धारा 377 के तहत जो है एक अपराध मान करके उनको इवन, है ना, गिरफ्तार भी कर लेते थे, उनको, है ना, सजा भी हो जाती थी। तो इस तरह की समस्या बनी थी। अब इसके मुद्दे को कई सारे लोगों ने, है ना, कोर्ट्स में उठाया, बहुत बड़े बड़े संस्थाओं, ऑर्गेनाइजेशन ने या बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने भी इसको उठाया। कई सारे देश में ये इसको लेकर के ऑलरेडी बहुत आंदोलन चल रहा है। जब उन लोगों ने उठाया तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और चूंकि हर इंसान का, हर एक व्यक्ति का भारतीय संविधान में समान अधिकार है, ठीक है, खास करके जैसे कि हमारा जो इक्वालिटी का राइट्स है, समानता, जो हमारा अनुच्छेद 14 है, इक्वालिटी का राइट्स है, हमारा अनुच्छेद 19 है जो हमें, है ना, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और हमारा अनुच्छेद 21, जो ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस एस्पेक्ट में, इस पहलू में, है ना, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 जो अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, अनुच्छेद 21 जो हमारा, है ना, लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार देता है। ये सारे अनुच्छेद बहुत जरूरी है, ये आपको पता भी होने चाहिए और इन्हीं के बेसिस पे, ये हमारे मौलिक अधिकार है और इसी के बेसिस पर LGBTQ के कम्युनिटी के लोगों ने अपना क्लेम सामने रखा। बात समझ में आ रही है, अपनी बात रखी और फिर हुआ वही, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2018 में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को आंशिक रूप से रद्द कर, है ना, सहमति वाले वयस्कों के बीच यौन संबंध, जिसमें समलैंगिक यौन संबंध भी शामिल था, है ना, समलैंगिक यौन संबंध भी शामिल था, को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। और यहीं से LGBT कम्युनिटी को थोड़ा समर्थन मिलना या कहिए कि सपोर्ट मिलना शुरू हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अकॉर्डिंग आप ये समझिए कि अब LGBT, मतलब 2018 के बाद जो गे कपल हैं या LGBT कम्युनिटी के लोग हैं वो एक साथ रह सकते हैं, है ना। वो उनको, उनके विवाह को तो अभी भी कानूनी अधिकार नहीं मिला था, वहां भी नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो साथ रह सकते हैं और वो अगर यौन संबंध स्थापित भी करते हैं तो वो कानूनी अपराध नहीं होगा, है ना, यानी कि कोर्ट या पुलिस जो है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगी। बात समझ में, सिर्फ इस बेसिस पर कि उन्होंने यौन संबंध स्थापित किया। हां, अगर वो अप्राकृतिक है या जबरदस्ती है, जबरन है, तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है, वो चीज खैर बाद में मैं वो आगे आएगा भी। खैर इसने, न्यायाधीश ने और क्या कहा, देखिए न्यायाधीशों ने यह कहा कि वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए किसी भी तरह के यौन संबंध को अपराध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह संविधान द्वारा मिली, जैसा मैंने कहा ना, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है ना, जीवन ये जो है लाइफ लिबर्टी वाला अनुच्छेद 21, और आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, यानी कि अनुच्छेद जो हमारा हो गया कौन सा, जो अनुच्छेद हमारा हो गया 19। ये 3 अनुच्छेद बहुत जरूरी हैं, ये इसी 3 अनुच्छेद को लेकर के ये सारी लड़ाइयां चल रही है। अगर ये ना होता तो LGBT कम्युनिटी को कभी उनके अधिकार मिलते भी नहीं, ठीक है। तो इन्हीं के ये सारे मौलिक अधिकार है और अगर कोई उसको रोकता है तो ये उसके खिलाफ होगा, ये कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फाइनली, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो धारा 377 को आंशिक रूप से जो है वो रद्द कर दिया, ठीक है, और एक तरह से LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। हां, लेकिन न्यायाधीशों ने यह भी क्लियर कहा कि बिना सहमति के बनाए गए यौन संबंध अब भी क्या है, अब भी धारा 370 के तहत अपराध माने जाएंगे और सजा हो सकती है, लेकिन वो बिना सहमति की बात है, ठीक है। सहमति के साथ, है ना, पुरुष महिलाओं के साथ हो या फिर पुरुष पुरुष के साथ हो या स्त्री स्त्री के साथ हो, यानी महिला महिला के साथ हो, यौन संबंध स्थापित कर सकता है, ऐसा कोई, है ना, रोक टोक नहीं है, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
देखिए कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। सोशल एक्सेप्टेंस में थोड़ा समय तो लगता ही है, ठीक है, और धीरे धीरे समाज ग्रो करेगा, जो नई सोसाइटी बनेगी, नए लोग आएंगे, वो शायद इसको ज्यादा आसानी से है ना स्वीकार कर सकेंगे, ठीक है। खैर ये बाकी ये आपका ओपिनियन है, ये आप इस पर ओपिनियन दीजिएगा, ठीक है, ये मैं आप पर भी छोड़ रहा हूं, ठीक है। मैं कोई आपको कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको जो एक वास्तविकता है उससे बस अवगत करा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने धारा 370 समझ लिया, अब आपको ये क्लियर भी हो रहा होगा कि आखिर इसके रूट्स कहां से हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो एक सवाल था, और मैंने कहा इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को होंगे, वो है विशेष विवाह अधिनियम। और इस बार का जो केस था वो इसी पर बेस्ड था, क्योंकि 370 तो ऑलरेडी वो आंशिक रूप से हट चुका था और वो 2018 की बात थी। जो दोबारा कोर्ट में एक बेसिकली क्या है, 2022 में एक कपल ने विवाह किया, ठीक है, एक पुरुष ने पुरुष के साथ विवाह किया, ठीक है, और उस कपल ने है ना विवाह को कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए है ना सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी हाई कोर्ट को निर्देश भेजा कि अगर इससे संबंधित कोई केस है, ठीक है, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए, ठीक है, वहां लेकर के आइए, है ना, और सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना मीटिंग करेगी, अपना सारा प्रोसीजर फॉलो करेगी और फिर इस पर डिसीजन देगी, ठीक है। और वही हुआ, है ना। जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ है हमारे चीफ जस्टिस, अभी मुख्य न्यायाधीश है, उनके नेतृत्व में ये काम भी हुआ, ठीक है। अब देखिए विशेष, और उन्होंने जो इसी विशेष विवाह अधिनियम में चेंज की डिमांड की थी, लेकिन उससे पहले आप विशेष विवाह अधिनियम, जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं, इसको समझ लीजिए। ये क्या है? देखिए विशेष विवाह अधिनियम की जब आप बात करते हैं तो ये एक भारतीय कानून है जो विभिन्न धर्मों अथवा जातियों के लोगों के विवाह के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। देखिए हम सबको पता है कि अगर एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ विवाह कर रहा है ना, बात समझ में आ रही है, एक अगर मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान के साथ विवाह कर रहा है तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इनके लिए उनका अपना, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना हुआ है, इस्लाम के लिए भी उनका अपना जो है पर्सनल लॉ बना है, ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ है, तो इस तरह से सबका बना हुआ है। लेकिन समस्या आ जाती थी तब जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ विवाह करेंगे या एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग से विवाह करेंगे, तो क्या यह कानूनी अपराध होगा? नहीं। इसी से बचने के लिए, इसी से लोगों को बचाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम आया, जिसमें विभिन्न धर्मों यानी कि अलग अलग धर्म या जाति के जो लोग हैं वो विवाह के लिए मतलब वो विवाह कर सकते हैं, और ये कानूनी एक्सेप्टेबल है ना, यानी कानून इसे अपराध नहीं मानता है ना, और ये अगर कोई उनके खिलाफ शोषण करने की कोशिश करता है तो कानून उस पर कार्रवाई भी करेगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। यह नागरिक विवाह को नियंत्रित करता है, जिससे राज्य धर्म के बजाय विवाह को मंजूरी एवं वरीयता प्रदान करे, यानी कि विवाह को सिर्फ धर्म के आधार पर न देखा जाए, अलग अलग धर्मों के लोग विवाह संबंध में रह सकते हैं और बना सकते हैं, और वो कानूनी है, वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उनका विवाह उनका जो है वो लीगल माना जाएगा, है ना, वैधानिक माना जाएगा। ठीक है, चलिए इस अधिनियम की प्रायोजकता पूरे भारत में सभी रिलीजन, चाहे हिंदू हो, है ना, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, सिख हो, है ना, जैन हो, बौद्ध हो, इन सभी पर लागू होता है। ये बात बहुत साधारण है, ये ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम विवाहों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जो कि यहां समझिएगा विवाह को कानूनी मान्यता देता है, साथ में और विवाहित जोड़े को कई कानूनी लाभ। यही LGBTQ के डिमांड को आप समझिएगा। हमारे यहां जब अंतर यानी कि अंतर जात है ना, बेसिकली आप अलग जाति बोलिए या अलग धर्म में जब विवाह होता है तो ये वो एक्ट है जो उनको प्रोटेक्ट करता है और उनके विवाह को कानूनी मान्यता देता है। साथ में जो विवाहित जोड़े हैं उनको कई सारे कानूनी लाभ और सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे उनके विरासत को लेकर के जो अधिकार है ना, उत्तराधिकार संबंधी जो अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है प्रदान है, ये सब करता है। ये सभी चीजें जो है इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत सुरक्षित की जाती हैं अगर कोई दूसरे धर्म या जाति के लोगों में से विवाह है ना करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी अधिनियम है जो इस तरह के विवाह को, और इस तरह के विवाह हमारे समाज में बहुत आम है, खास करके वर्तमान समय में।
ठीक है। और ये उन सभी के अधिकारों की रक्षा करता है, और ये सब अनुच्छेद 14, 19 और जो आपका है ना इवन 14, 21 तो मैंने कहा, साथ में 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो आप उन सभी अनुच्छेदों को, जैसा मैंने कहा 14, इसके अलावा यहां भी 15 का भी चर्चा आएगा, है ना, प्लस आपका अनुच्छेद जैसा मैंने कहा 19, आपका 21 हो गया, आपका 25 हो गया, ये सब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये सब आप मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद है, इसको जरूर आप पढ़िएगा। खैर चलिए, तो ये हमने विशेष विवाह अधिनियम समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं LGBTQ के डिमांड को, है ना। उनका डिमांड एक्चुअल में क्या था। देखिए, इनका जो डिमांड था इसी विशेष विवाह अधिनियम से संबंधित था। और डिमांड क्या था, देखिए LGBT कम्युनिटी का डिमांड सिंपल सा ये था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसकी में एक धारा है, एक सेक्शन है 4, ठीक है। और 4 के C में एक बात लिखी, वो बात क्या है, या मैंने लिख भी दिया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 में पुरुष और महिला के शादी की बात की गई है। अब यहीं पे दिक्कत है कि जो विशेष विवाह अधिनियम है, जो इस तरह के विवाह यानी कि अंतर जातीय अंतर धर्म के जो विवाह है उसको, है ना, सुरक्षा प्रदान करता है, उसको कानूनी हक दिलाता है ना, उसमें यह मेंशन किया हुआ है कि पुरुष और महिलाओं के शादी की बात कही गई है। और LGBTQ जो कम्युनिटी है उसका बस मांग ये था, क्योंकि वहां LGBT कम्युनिटी में आप जान रहे हैं कि विवाह पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ करने की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये कानून उनके लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उनकी ये डिमांड थी कि ये जो कही गई बात है इसे, जिसे बदल करके यहां व्यक्ति लिखा जाए, यानी कि ये जो महिला और पुरुष जहां लिखा हुआ है उसको हटा करके व्यक्ति के विवाह की बात की जाए, मतलब इसको न्यूट्रल बनाया जाए। बात समझ में आ रही, इसको क्या बनाया जाए, न्यूट्रल, यानी कि जहां ये ना रहे कि पुरुष महिला के साथ ही विवाह करेगा, पुरुष पुरुष के साथ भी कर सकता है, महिला महिला के साथ भी विवाह स्थापित कर सकती है, ऐसी डिमांड थी बेसिकली, ठीक है। इसके साथ उन्होंने और क्या डिमांड रखा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की कानूनी जो उम्र है उसमें भी बदलाव करने की मांग की। आपको पता है कि उसमें पुरुषों की 21 वर्ष और महिला की जो है 18 वर्ष है। तो यहां डिमांड ये है कि अगर पुरुष की पुरुष से शादी होती है तो उसकी उम्र 21 साल हो, और अगर स्त्री की यानी महिला की महिला से शादी होती है तो वो 18 साल उम्र तय की जाए, ऐसी डिमांड थी। और एक डिमांड जो LGBT कम्युनिटी की थी वो थी कि समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्टर होना चाहिए, ये भी मांग थी। मतलब ये सीधा सीधा मांग क्या था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में बदलाव करने की मांग जो है LGBTQ के लोग कर रहे थे, ताकि उनके विवाह को भी कानूनी अधिकार मिल सके, उनके विवाह को भी रजिस्टर किया जा सके, ताकि उनके जो अधिकार हैं, जैसे कि वो बच्चे को अडॉप्ट करने को लेकर के, है ना, फिर उत्तराधिकार को लेकर के, है ना, इन सभी से रिलेटेड जो अधिकार हैं, ठीक है, उनसे रिलेट मतलब वो राइट्स उनको मिल सके और वो अच्छे से अपना जीवन, है ना, व्यापन कर सके, ठीक है। तो ये सारे डिमांड जो है LGBT के हो गए। लेकिन अब समस्या क्या है, देखिए ये तो हमने समझ लिया कि ये इनकी डिमांड थी, ठीक है। अब देखिए समस्या कहां बनी, समस्या बनी यहां जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को देखा। तो सुप्रीम कोर्ट एक नतीजे पहला नतीजा तो यह था कि ये देखिए जितनी भी याचिकाएं दी गई थी उसमें मौलिक अधिकार का रेफरेंस यूज किया गया था कि LGBT कम्युनिटी के द्वारा दर्ज याचिका जो है वो मौलिक अधिकार है ना, वो किस पर आधारित थी, तो वो आपका याचिका मौलिक अधिकारों के आधार पर थी, ठीक है, मौलिक अधिकारों के। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने इसको अच्छे से स्टडी किया तो वे एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि शादी जो है वो मौलिक अधिकार की सूची में आता ही नहीं है, ठीक है। कानून बहुत सारे, जैसा मैंने अभी कहा, जैसे कि अलग अलग धर्म के लिए तो अलग अलग कानून है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 है, मुस्लिमों के लिए अपना पर्सनल लॉ है, वो तो है ही, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है ये विशेष विवाह अधिनियम के 1954 के द्वारा भी उनको कानूनी अधिकार देता है। लेकिन ये कहीं भी मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित नहीं किया गया, कभी पहले नहीं किया गया, ठीक है। तो उनका ये पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया, तो इस बेंच ने, और इस देखिए, और इस बेंच ने जो जजमेंट सुनाया था वो 3-2 का सुनाया था, है ना, ये जजमेंट 3-2 का था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समर्थन में थे कि उसको कानूनी अधिकार दिया जाए, लेकिन बाकी जो 3 जज थे वो इसके समर्थन में नहीं थे, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो बेंच है, इसने ये कहते हुए, है ना, इनके अधिकारों को और ये उनकी जो मांग है उसको इनकार कर दिया कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे के एग्जाम में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि शादी जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। यह कहते हुए संविधान ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। किसको रिजेक्ट किया? LGBTQ के जो डिमांड थी कि विशेष विवाह अधिनियम इन स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने, क्या बदलाव मैंने ऑलरेडी बता दिया, उन बदलावों को करने से इनकार कर दिया। हाँ, इसके साथ में अलग बात है कि कुछ निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए, अभी मैं वो भी उस पर भी बात करूंगा। पहले अब देखिए और चीजें क्या है, कोर्ट ने और क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना यह कोर्ट का नहीं बल्कि यह संसद और विधानसभाओं का काम है। कोर्ट इस मुद्दे पर कानून नहीं बना सकता, सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकता है। बिल्कुल सच है। आप जानते हैं कि जो कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, वो संविधान द्वारा बनाए गए, संविधान के दायरे में रहकर बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना और उसके पालन की देखभाल करना, या अगर वो नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करना, यानी एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करना। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, कहते हैं हमारे संवैधानिक अधिकारों का वो एक रक्षक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो कानून तो नहीं बनाता। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने LGBT कम्युनिटी के जो लॉयर थे या उन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना है तो ये काम संसद करेगी, है ना, ये काम गवर्नमेंट करेगी। संसद और विधानसभा यानी राज्य की जो विधान मतलब सरकार है वो तय करेंगी, ये उनका काम है। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं, कानून पर अमल करवाना है। ठीक है, कानून की व्याख्या करना है। ठीक है। और दूसरी एक बड़ी समस्या क्या है, ठीक है, वो ये है, और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि अगर विशेष विवाह अधिनियम को कोर्ट मान लीजिए कि बदल भी देता है, बदलने के ऑर्डर भी दे देता है, तो उससे इसका असर जो है विवाह के अलावा और कई मुद्दे पर, जैसे तालाक, है ना, तलाक जो होता है, बच्चे, है ना, उत्तराधिकार, गोद लेने, पारिवारिक हिंसा और कई सारे मुद्दों पर इसका असर पड़ेगा और इसे भी बदलने होंगे। ठीक है, और ये काम कोर्ट नहीं कर सकती कि कोर्ट को कानून बदलने का अधिकार नहीं है। तो कोर्ट ने सिंपल सा एक तरह से इंडिकेट किया है कि आप अब जो है वो सरकार की तरफ रुख करिए, आप सरकार से मांग करिए। ठीक है, बाकी हाँ, कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए। कोर्ट ने जैसे सरकार को भी एक निर्देश दिया है कि आप इसके लिए समलैंगिक लोगों के लिए, LGBT कम्युनिटी के लिए एक कमेटी बनाइए और इनके अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही। ठीक है, जैसे कि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हिंट दिया, अभी इस पे क्लियर नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गे कपल है या फिर समलैंगिक जो कपल है, ठीक है, बेसिकली वो बच्चे को गोद भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर बाकी जजों ने सहमति नहीं दिखाई। उनके कुछ क्वेश्चन है, कुछ कंसर्न है, उन्होंने कहा, और आगे भी इससे रिलेटेड जरूर आपको केस देखने को मिलेगा, आप आगे इसको जरूर देखिएगा। खैर, अभी उनका इंडिकेशन यही है कि यह काम सरकार का है। सरकार को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनके खिलाफ जो शोषण हो रहा है उस शोषण को रोका जाए, इनके लिए कमेटी बनाई जाए। सरकार को यह तक कहा गया है कि इससे संबंधित यानी LGBT कम्युनिटी से संबंधित जागरूकता को भी फैलाया जाए, ताकि इनके साथ जो शोषण हो रहा है, इनके साथ जो दुर्व्यवहार देखने को कहीं कहीं मिल रहा है वो ना हो, है ना, ये भी शांति से, है ना, और सहजता से अपना जीवन व्यतीत कर सके, है ना। पुरुष के साथ, महिला के साथ, है ना, लिव इन में रह सकते। लिव इन को एक तरह से तो उन्होंने लीगलाइज ही कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके। ठीक है, तो अभी कई सारे अब देखिए सवाल रह चुके हैं। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो 377 को हटा करके लिव इन मतलब दो जो है समलैंगिक कपल को साथ रहने की इजाज़त दे दी है, यानी एक तरह से उन्होंने लिव इन को इजाज़त दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि वो इसको कानूनी अधिकार नहीं दे सकते। अब सवाल ये भी बनता है, बहुत लोग ये कह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशन को प्रमोट कर रही है, क्या भविष्य में लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए भी कोई कानून आ सकता है। अब ये कई सारे सवाल रह गए हैं, है ना, जिनकी ऑब्वियसली आप आगे के समय में क्लैरिटी देखेंगे, अभी सरकार भी लेगी। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और अहम चीज बताना चाहूंगा। हाल में कुछ ही समय पहले, है ना, जो लोकसभा में
जो हमारे गृह मंत्री यानी अमित शाह, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने जो ये भारतीय दंड संहिता जो अभी तो हमारा 1860 वाला चल रहा है, जो अंग्रेज बना के चले गए थे, उसमें कुछ परिवर्तन, देखिए हमारे यहाँ जो भारतीय दंड संहिता चल रही है वो 1860 वाली चल रही है। अब हमारी सरकार जो है उसमें कुछ बदलाव चाहती है, ठीक है, और उस बदलाव में अब वो उसको भारतीय न्याय संहिता कहना चाहती है, ठीक है, और भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से वो बिल लेकर के आई, और उसमें इंटरेस्टिंगली ये जो धारा 370 है उसको हटा दिया गया, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। अब इस पर भी एक बवाल खड़ा हो गया है कि अगर धारा 370 जो एलजीबीटी कम्युनिटी को अधिकार देता है, और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि कई तरह, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो धारा 370 कई प्रकार के यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। खास करके देखिए महिला और बच्चों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है उसके लिए तो कई सारे प्रावधान है, ऑलरेडी कई जगह उसके बारे में मेंशन है, लेकिन आज के समय में एक और जो मुद्दा खड़ा हुआ है वो है पुरुषों के यौन शोषण को लेकर के, और इसको लेकर के अगर धारा 370 हटा दी गई तो पुरुषों के यौन शोषण के मुद्दे को और दबा दिया जाएगा, जबकि अभी के समय में पुरुषों का यौन शोषण भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। कई सारे, मैंने कहा जैसा, कई सारे आपको FIR दिखेंगे, कई सारे कोर्ट केस दिखेंगे जहां पुरुष ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका यौन शोषण हुआ है या महिलाओं द्वारा या किसी दूसरे पुरुष द्वारा। वो कहां जाएंगे? आपने महिलाओं का तो देखा कि महिलाएं क्लेम कर देती हैं कि उनका पुरुष द्वारा यौन शोषण हुआ और उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब यही बात एक पुरुष जाकर के कहता है तो उसको नहीं सुना जाता, और धारा 370 के हटने से शायद ये मुद्दा और भी ज्यादा खराब, मतलब वर्ड्स होता जाएगा, और ये सरकार को भी समझने की ज़रूरत है, ये आम जनता को समझने की ज़रूरत है कि क्या अधिकार हैं क्या। और देखिए ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो किस भी अपने आप को किसी अलग अलग कम्युनिटी से रेफर करते हों, ठीक है, लेकिन वो हैं इस देश के नागरिक, इस देश का अभिन्न हिस्सा है, वो इस अपने काम से इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, तो उनके अधिकार भी सुरक्षित होने चाहिए, है ना। बाकी आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका जो सारा PDF है वो मैंने ठीक है, वो मैं आपको, है ना, इसका पूरा जो PDF है PDF फॉर्म में मैं इसको डाल दूंगा, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा, है ना। टेलीग्राम से इसको, हमारा जो टेलीग्राम है प्रथम क्लासेस, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप ज़रूर इसको पढ़िए और इसकी गहराई को समझिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी और भी जाननी होंगी, एक क्लास में इतना कुछ डिटेल डील करना पॉसिबल नहीं है। आज के लिए मैं क्लास को यहीं रखूंगा, इससे संबंधित और जो भी चीजें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा मैं आगे के वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। ये वीडियो देखिए आपको अच्छा लगा है जरूर शेयर करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये चीजें लोगों को जानना अभी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों में इस चीज को लेकर के अवेयरनेस नहीं है। मैं अपने ही समाज में देख रहा हूं कि जब मैंने कई जब क्लासेस में इसके बारे में बात की तो बहुत सारे बच्चों का रिएक्शन ऐसा आ रहा है कि क्या सच में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना बहुत अहम है। आज के वर्तमान समय हमारे समाज में ये लोग हैं और हमें इनको स्वीकार करना चाहिए। रही बात इनके अधिकार को, वो भी सुप्रीम कोर्ट खुद इसके अधिकारों को स्वीकार कर रही है ना, तो हमें भी करना चाहिए। और दूसरी बात, रही बात इनके जो विवाह से संबंधित कानून अधिकार है, ऑब्वियसली उनको लेकर के सरकार क्या निर्णय ले रही है और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या एक्शन लेती है देखते हैं। वैसे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, वो इनके समर्थन में थे, वो इसको कानूनी अधिकार देने के समर्थन पे, लेकिन बेंच का एक रूल होता है कि जो मेजॉरिटी रिजल्ट होगा उसी को मान्य कहा जाएगा। और यहाँ रिजल्ट 3-2 में हुआ। चंद्रचूड़ जो है वो दूसरे कैटेगरी में थे, है ना, यानी कि जो समर्थन तो करे थे लेकिन मेजॉरिटी में नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में समझी। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, है ना। और आपके लिए और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बाकी आपका जो रेगुलर क्लास चल रहा है, मैंने ऑलरेडी बिहार SSC बिहार दरोगा का प्लेलिस्ट बना दिया है PYQs का, और प्लस मैंने स्टैटिक GK कई सारे टॉपिक पढ़ाए और कई सारे डिटेल क्लास के वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, क्लास को समर्थन दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।